नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर के अंदर। दोस्तों, कल हमने किया था 5 फरवरी 2026 की पहली शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 फरवरी 2026 एसएससी एमटीएस जीके जीएस के सेकंड शिफ्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 2026-27 बैच के अंदर बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके लिए 2026-27 का बैच बहुत ही इजी हो जाएगा। एसएससी एमटीएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से संबंधित ही पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2026 सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। आपके लिए एक चैलेंज है, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का एक्स्ट्रा समय दूंगा आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। लास्ट में हम देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 18 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है, लेकिन अगर आप 18 से कम करते हैं तो आपको तैयारी की बहुत अधिक जरूरत है। बहुत ही जल्दी आपको 2026-27 बैच का एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करना। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से 2026-27 के अंदर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला आपका क्वेश्चन होगा, चोल काल में वेटी कर किस रूप में वसूला जाता था? तो चोल काल के अंदर एक वेटी कर होता था, वो किस रूप में वसूला जाता था? तो आपके ऑप्शन है नगद, सवर्ण, अनाज या जबरन श्रम। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल काल में वेटी कर को जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था, यानी कि नगद नहीं लिया जाता था, जबरन मजदूरी या श्रम के रूप में कर को वसूला जाता था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। और उनकी राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर उनकी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 20 रुपए का नोट पहली बार किस वर्ष में जारी किया गया? तो 20 रुपए का नोट भारत में पहली बार कब जारी किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 1972 के अंदर जारी किया गया था 20 रुपए का नोट। इस नोट पर भारतीय पार्लियामेंट की तस्वीर छपी होती थी, लेकिन जो आज का नया नोट है उसके ऊपर एलोरा अजंता की गुफाओं का चित्र छपा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न होगा आपका, मुगल साम्राज्य की जपत प्रणाली के तहत कर का निर्धारण कैसे किया जाता था? तो मुगल साम्राज्य की जो जब्त प्रणाली थी उसके तहत टैक्स का निर्धारण कैसे किया जाता था? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फसल की पैदावार, कीमतों और खेती के क्षेत्र के आधार पर मुगल साम्राज्य की जब्त प्रणाली का कर टैक्स निर्धारित किया जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें इसके अंदर, तो जब्त प्रणाली की शुरुआत अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा की गई थी। इसे दहसाला प्रणाली कहा जाता है। कौन सी प्रणाली कहा जाता है? दहसाला प्रणाली के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसमें पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसतन निकाल करके टैक्स लिया जाता था। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो कौन सा भाग है नगरपालिकाओं से संबंधित? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 9A नगरपालिकाओं से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। इसमें कुल टोटल 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, जो अनुच्छेद 243P से लेकर के 243ZG तक विस्तार से विवरण पाया जाता है। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगरपालिकाओं से संबंधित पाई जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, सूर्य पश्चिम यानी कि गुजरात की तुलना में पूर्व अरुणाचल प्रदेश में लगभग कितने घंटे पहले उगता है? तो गुजरात से कितने घंटे पहले उगता है अरुणाचल की तरफ सूर्य? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 घंटे पहले उगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें
तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि 30 डिग्री घूमने के अंदर 120 मिनट का समय लगेगा, तो 2 घंटे का समय सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं? हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य निम्न हिमालय के बीच स्थित देशांतरीय घाटियों को दून कहा जाता है। उदाहरण के लिए देहरादून, पाटलिदून, कोटलिदून और हरिद्वार। अगला प्रश्न है आपका, नीले प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर मानव शरीर के रुधिर दाब को क्या कहा जाता है? तो नीले प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर मानव शरीर के रुधिर दाब को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकुंचन दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, वंजी जिसे वर्तमान तमिलनाडु के करूर के रूप में पहचाना जाता है, किस राजवंश की राजधानी थी? तो वंजी किस राजवंश की राजधानी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेरा राजवंश की राजधानी थी वंजी, या वर्तमान में तमिलनाडु का करूर के नाम से जाना जाता है। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष और बाण। संगम काल में दक्षिण भारत में 3 मुख्य राजवंश थे, चेर, चोल और पांडे। अगला प्रश्न होगा, डैश वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने रथ पर बैठकर नगर घूमने की इच्छा प्रकट की और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 साल की उम्र के अंदर सिद्धार्थ गौतम ने एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा था। सिद्धार्थ गौतम ने 29 साल के अंदर ही अपने घर को छोड़ दिया था, जिसको महानिविष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निर्जना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट में एक बार जरूर बताएं। टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, हूबहू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने का काम करता हूं। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपसे 5 फरवरी 2026 की शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे और एसएससी एमटीएस के अंदर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड तो होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो तो आपका आधे से ज्यादा काम एसएससी एमटीएस का बन जाता है। तो अगला प्रश्न होगा आपका, रायवंशी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य रूप है? तो रायवंशी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य रूप है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल का नृत्य रूप है रायवंशी। तो रायवंशी के अंदर जो नर्तक होता है वो लाठी और भाले का उपयोग करके वीर रस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, थेरुकुथु किस भारतीय राज्य का पारंपरिक रात्रिकालीन रंगमंच है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थेरुकुथु तमिलनाडु का पारंपरिक रात्रिकालीन रंगमंच है। थेरुकुथु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सड़क नाटक, जिसको स्ट्रीट प्ले भी बोला जाता है। यह तमिल भाषा में खुले मैदानों में रात भर आयोजित होने वाला एक नाटकीय मंच है, जो मुख्य रूप से महाभारत के प्रसंगों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में मनाई जाने वाली देव दीपावली देश के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो किसके निधन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है देव दीपावली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में देव दीपावली मनाई जाती है। यह उनकी मोक्ष प्राप्ति की स्मृति में जैन धर्मानुयायी कार्तिक अमावस्या को पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न होगा, गुजरात में रण उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो रण उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कच्छ क्षेत्र में। रण उत्सव हर साल गुजरात के ग्रेट रण ऑफ कच्छ
यानी कि सफेद मरुस्थल जिसे बोला जाता है, वहां पर आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम माना जाता है। यह उत्सव आमतौर पर नवंबर से फरवरी के महीनों में पूर्णमासी की रात को किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, 1857 के विद्रोह को कंपनी द्वारा कुचल दिए जाने के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून, जो कि म्यांमार के अंदर है, जेल में भेज दिया था और 1862 के अंदर उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न होगा, शुक्र आकाश में डैश सबसे चमकीली वस्तु है? तो शुक्र आकाश में कौन सी सबसे चमकीली वस्तु है? तो आपका राइट आंसर होगा, शुक्र जो है आकाश में तीसरे नंबर की सबसे चमकीली वस्तु है। शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह नगन आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। अभी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 15 में से, एक बार कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न होगा, भारत में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की महलवारी प्रणाली किस वर्ष में लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महलवारी जो प्रणाली है अंग्रेजों के द्वारा 1822 में लागू की गई थी। महलवारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? होल्ट मैकेंजी ने, जो कि 1822 के अंदर तैयार किया था। इसमें जो टैक्स का निर्धारण है वो व्यक्तिगत किसान के स्थान पर पूरे गांव या समूह के साथ किया जाता था। यानी कि इसमें बताया गया है कि पूरे गांव को मिलकर के वो लगान चुकाना होता था, अकेले व्यक्ति को वो लगान नहीं चुकाना होता था। ये महलवारी प्रणाली की विशेषता थी। अगला प्रश्न होगा आपका, संझा एक मधुर लोकगीत जो आमतौर पर युवा लड़कियों द्वारा समूहों में गाया जाता है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो संझा जो एक लोकगीत है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है संझा लोकगीत, जो कि युवा लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे कुंवारी लड़कियां पितृ पक्ष के 16 दिनों के दौरान शाम के समय गाती हैं। अगला प्रश्न होगा, राग सोरठी का नाम डैश में स्थित क्षेत्र से लिया गया है? तो राग सोरठी का नाम किस क्षेत्र से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राग सोरठी का नाम गुजरात से लिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो राग सोरठी का नाम गुजरात के सोरठ यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र से लिया गया है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक सुंदर राग माना जाता है, जिसे मुख्य रूप से देर रात तक द्वितीय पहर में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल की छतें आमतौर पर वर्गाकार क्यों होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक पहुंचे, इसलिए कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल की छतें वर्गाकार बनाई जाती हैं। इसे ध्वनिकी का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिससे चारों कोनों में आवाज आसानी से पहुंच सके। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना हुआ है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक भाग यानी कि 40% के अंदर पाई जाती है और यह अत्यंत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह नदियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई गाद से बनी होती है। पुरानी जलोढ़ को बंगार और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बांगर और खादर, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, अदायगी संतुलन के संदर्भ में चालू खाता निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एसएससी द्वारा 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अदायगी संतुलन के संदर्भ में चालू खाता निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुदान। जो चालू खाता होता है यानी कि करंट अकाउंट होता है, उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और एक तरफा हस्तांतरण। अगला प्रश्न होगा, रोएट द नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? रोएट ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है रोएट ए नोवेल पुस्तक। शशि थरूर की कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो कि फेमस हैं, जो कि एसएससी बार बार पूछती है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाहे आई एम ए हिंदू और द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये तीन पुस्तकें हैं जो कि एसएससी बार बार एग्जाम में पूछती है। इस उपन्यास में 1989 के दौरान भारत में हुए सांप्रदायिक तनाव और इतिहास की घटनाओं को दर्शाया गया है शशि थरूर के द्वारा। अगला प्रश्न होगा, जोसेफ एंटोन ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जोसेफ एंटोन ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक है जोसेफ एंटोन ए मेमोयर। यह प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की आत्मकथा पर आधारित है। उनकी अन्य पुस्तकें हैं जो कि एसएससी में पूछी जाती है, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चेन्नई के वास्तुकला चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चेन्नई के वास्तुकला चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्रभाव के साथ कैथेड्रल और मार्ग। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो चेन्नई के अंदर इंडो सार्वजनिक वास्तुकला की झलक पाई जाती है, जैसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मद्रास हाईकोर्ट के अंदर अंग्रेजों ने इसे भारत में अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया था। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद आप हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अभी तक सही किए हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल से राम सेतु के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम क्या है? औपनिवेशिक समय से ही राम सेतु के लिए दूसरा क्या शब्द यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडम्स ब्रिज। राम सेतु को औपनिवेशिक काल से ही एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। राम सेतु जो है भारत के पंबन द्वीप, रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चुन्ना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। यह पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 क्वेश्चन 5 फरवरी 2026 को जो एग्जाम था उसके सेकंड शिफ्ट के ये जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवाए हैं। अभी तक आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ जरूर बताना। अगर 18 से कम स्कोर हैं तो आप डेली ऐसे ही क्लासेस लगाना। मैं गारंटी देता हूं कंसिस्टेंसी के साथ आपको 2 से 3 महीने के अंदर सभी पीवाईक्यूज जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, लाइक 25, 24, 23, 22 और 21, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही होगा। कल हम बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर एसएससी एमटीएस 5 फरवरी 2026 की तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।